भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसका सेक्शन 1 जो हो रखा है उसको मैं ब्रीफली करा देता हूं, बाकी डिटेल में करा देता हूं क्योंकि अभी कई दिन से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चल रही है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। जैसे भारतीय न्याय संहिता एक्ट नंबर 45 है, उसके बाद का एक्ट नंबर 46 है, 46 ऑफ 2023। इनकी तीनों की डेट मैंने आपको लिखाई थी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की डेट ऑफ एनेक्टमेंट क्या है? डेट ऑफ एनेक्टमेंट किस तारीख को बन गए थे ना? 25 दिसंबर 2023। और डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन क्या है? 24 फरवरी 2024। और डेट ऑफ एनफोर्समेंट 1 जुलाई 2024 है, ये 3 नहीं है। ये इसका डेट ऑफ एनफोर्समेंट है। 2 शेड्यूल भी दिए हुए हैं इसमें। ये डेट ऑफ एनेक्टमेंट है 25 दिसंबर वाली। इस तारीख को एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023 ये बन के तैयार हो गया। इस डेट को लागू हो गया। 24 फरवरी की जो डेट है 2024 की, 24 फरवरी 2024 वो डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन। तो ये हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको शॉर्ट में हम BNSS कहते हैं। टोटल कितने सेक्शंस हैं इसमें? 531 और 2 शेड्यूल हैं। ये शेड्यूल 2 शेड्यूल दिए हुए हैं, इतना ध्यान रखना। शेड्यूल फर्स्ट, सेकंड और ये टोटल सेक्शन है। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब एक चीज हमने यहां पे लिख रखी है कि ये लॉ में कोई सा भी लॉ हो, ये जैसे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, IPC, अब जिसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता आ गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले CRPC थी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको अब कहने लग गए, और CPC, लिमिटेशन, आर्बिट्रेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल का 3rd लिस्ट यानी कॉन्करेंट लिस्ट का एंट्री नंबर 1 IPC है, भारतीय न्याय संहिता है। एंट्री नंबर 2 CRPC लिखा हुआ है, इसका मतलब अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया। 6th नंबर की एंट्री है TP, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। 7 पे कॉन्ट्रैक्ट है, 8 पे एविडेंस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और 13 पे CPC, लिमिटेशन और आर्बिट्रेशन। है क्या कॉन्स्टिट्यूशन अभी किन्हीं के पास में? यहां से एक बार उठा के खोल के देखो ये है भी कि नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। ये ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। एग्जाम में, इंटरव्यू में ऐसा पूछने लग गए हैं कि इनको, यानी कोई सा भी लॉ हो, एम्पावर्ड तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन से ही है। शक्तियां सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लेते हैं वो इसका 7th शेड्यूल निकालो। ये 7th शेड्यूल निकाल रहे हैं रौनक, इसमें देख लो आप। 7th शेड्यूल देखो, 7th शेड्यूल का 3rd लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट निकालो। कॉन्करेंट लिस्ट की नंबर 1 एंट्री क्या है? BNS नहीं लिखा हुआ होगा वहां। हाँ, इंडियन, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, इंडियन पिनल कोड। हाँ, ठीक है। मीन्स ये भी ये बात कर रहा है, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ है, उनको छोड़ करके
ये जनरल लॉ है, आईपीसी यानी क्रिमिनल लॉ, अब इसकी जगह पे बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता। 1 नंबर एंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल का कॉन्करेंट लिस्ट यानी लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट, उसकी नंबर 1 एंट्री भारतीय न्याय संहिता। 2 नंबर की एंट्री है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या सीआरपीसी। एक बार साथ साथ देखते चलो, 2 नंबर पे यही है ना, हाँ क्रिमिनल प्रोसीजर में सीआरपीसी हो गया, बीएनएसएस हो गया। एक बार आप इतना देख लो। 6 नंबर की एंट्री देखो, 6 नंबर की, 6 पे हाँ बस एटीपी। और 7 नंबर पे देखो, हाँ यानी वो कॉन्ट्रैक्ट 5 सेकंड दोनों आ जाएंगे सीधी सरल भाषा में। एविडेंस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 12 नंबर की एंट्री देखो। और सीपीसी 13 लिमिटेशन 13 आर्बिट्रेशन 13। आज आप जाकर के अपने अपने बैरक पे कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल 3rd लिस्ट यानी कॉन्करेंट लिस्ट लिख करके भारतीय न्याय संहिता के ऊपर लिख दो, नंबर 1 एंट्री है इस 7th शेड्यूल का कॉन्करेंट लिस्ट की 1 नंबर एंट्री। बीएनएसएस जो अभी हम डिस्कस करेंगे ये 2 नंबर एंट्री है 7th शेड्यूल का कॉन्करेंट लिस्ट का। और टीपी 6 नंबर की एंट्री है कॉन्ट्रैक्ट 7। एविडेंस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 12। सीपीसी लिमिटेशन आर्बिट्रेशन 13। तो ये एक चीज ये ध्यान रख लो मोटा मोटी, ताकि आपके ध्यान रह जाए, लॉ है कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है, ऐसा कई बार पूछ लेते हैं। तो लॉ कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी लॉ के सब्जेक्ट जो हमारे पेपर है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट का। अब इसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ यानी फैमिली लॉ लेंगे तो वो 5 नंबर की एंट्री हमने यहां इसलिए नहीं लिखा कि अभी हमारे वो पाठ्यक्रम में है नहीं, अब जुड़ जाएगा तो उसको भी यहां पे लिख देंगे। हाँ है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, वहां पे एक प्रियम्बल आर्टिकल 1 से 395 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट और 12 शेड्यूल दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये उन शेड्यूल में से 7th शेड्यूल है, उसका 3rd लिस्ट है, उसमें भी 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी हैं। तो 3rd में देखो आपको कोई भी, जैसे अभी मैंने पूछा ये किसकी बुक है, बीएनएसएस की, तो बीएनएसएस में मैंने आपको पूछा टोटल सेक्शन कितने, तो आपने कितने बताए 531। कितने चैप्टर है टोटल, 39 चैप्टर है। तो ये 531 जो सेक्शंस हैं ये इन चैप्टर्स में डिवाइडेड है 39 चैप्टर में। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको बार बार उधर भी बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल है और एक है आर्टिकल 1 से 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। ये पार्ट्स में दिए हुए इंडेक्स देखेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन का, आज आप बुक ले आओ और इनमें देखते चलो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में इसमें शेड्यूल्स दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल 12 शेड्यूल्स है इसमें। ये ऐसे ये जैसे 12 शेड्यूल है, इनमें से एक शेड्यूल जो 7th शेड्यूल है उसमें भी 3 लिस्ट है, उसकी एक लिस्ट है, पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। तो लॉ है वो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। उसमें 1 नंबर की एंट्री पे बीएनएस, 2 नंबर पे बीएनएसएस, 6 पे टीपी, 7 पे कॉन्ट्रैक्ट, 12 पे एविडेंस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 13 पे कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन आर्बिट्रेशन। ये आपको बार बार इनको देखना होगा, सब समझ में आ जाएंगे, बस लगे रहना पड़ेगा, इनके पीछे लगना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपका दोस्त नहीं है, आप लोगों ने इनको देखा ही नहीं। आप लोगों ने एग्जाम आती है तो 1 वीक उठा के देख लेते हैं और उसमें से चेपी आते हैं, एग्जामिनर कुछ भी पूछे जो हमें बैरक ने दे दिया, इसने बैरक ने नहीं 1 वीक ने, वैसा हम चैठा के आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, कंपटीशन में ये नहीं चलता। अब लोगों के 40% ही नहीं बन रहे हैं, इसलिए 1-1, 2-2 पास हो रहे हैं। इसके बाद में इसका सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 पहले एक बार सेक्शन 1 देख लो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ही। सेक्शन 1 नेम एक्सटेंड कमेंसमेंट का होता है जनरली हर एक्ट का, यहां पे भी वही है, नेम एक्सटेंड कमेंसमेंट, नाम विस्तार प्रारंभ लागू होना। भारतीय
न्याय संहिता का सेक्शन 1 नेम एक्सटेंड कमेंसमेंट, तो इसका नेम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको शॉर्ट में हम BNSS कहते हैं, 2023 ये इसका नाम है। ट्राइबल एरियाज को छोड़ करके, यानी 6 शेड्यूल, जैसे ये 7 शेड्यूल लिखा है, ऐसे इससे पहले वाला शेड्यूल है 6 शेड्यूल, यानी 7 से पहले 6 आता है, ये 7 शेड्यूल है। तो 6 शेड्यूल का पैरा नंबर 20 में लिखा ट्राइबल एरियाज, यानी क्या, कार्बी, आंगलंग, कच्छार, ऐसे उसमें एक टेबल दे रखी है। जो चीज जहां जैसा लिखा उसको वहीं उठा के देखो और बार बार उसको पढ़ो, तब चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो 6 शेड्यूल में पैरा नंबर 20 है जो ट्राइबल्स को डिफाइन किया गया है, यानी ट्राइबल एरिया को छोड़ करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी। देखो ये 3 एक्ट हैं, अभी मैंने आपको बताया, इन तीनों की 3 डेट हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 2023 के, ऐसा एक झूठा दावा किया जाता है कि 2023 में लागू हुए थे, तो मान लेते हैं लागू हुए थे, क्योंकि ये तो पुराने ही थे, लेकिन अब नाम बदल के ऐसा कर दिया तो हम भी मान लेते हैं हाँ भैया आपने नया बना दिया। तो इसमें इन एक्ट में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों एक्ट की 3 डेट वो याद रखनी है हमें, जो 25 दिसंबर 2023 डेट ऑफ एनेक्टमेंट, यहां पे अभी लिखी हुई थी मैंने हटाई है। डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन है फर्स्ट 24 फरवरी 2024 और लागू हुआ ये है 1 जुलाई 2025। 2024 नॉट 5, ये तीनों डेट आ गई। 25 दिसंबर 2023 को ये बन गए थे। इसका एक्ट नंबर 45, एक्ट नंबर 46 और एक्ट नंबर 47, और ये डेट ऑफ एनेक्टमेंट अंडर आर्टिकल 111 24 फरवरी 2024 डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन और डेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये तीनों का सेम है। ऐसे एक्ट नंबर भी 45, 46, 47 ये सेम है। अब इनमें भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही ऐसे समझ लो, एक मोटा मोटी समझो इसको, कहां लागू होंगे और कहां लागू नहीं होंगे, ऐसे तीनों को मिला लो। कुलदीप अनु इधर देख, तीनों को मिला लो, कहां लागू नहीं होंगे। भारतीय न्याय संहिता कहां लागू नहीं होती है, मरा दोगे, ऐसे मत बताओ यार। भारतीय न्याय संहिता कहां लागू नहीं होती, अरे भारतीय न्याय संहिता, पूछेंगे किस बेवकूफ ने पढ़ाया था आपको। गालियां निकलाओगे मेरे को, जैसे घर वाले कहते हैं ना कि ससुराल वालों से गालियां दिलाओगे, ऐसे मैं कह रहा हूं आप कहीं भी जाओगे ना, किस उल्लू के पठे ने पढ़ाया आपको। अरे भाई मैं तो पूछ रहा हूं कहां लागू नहीं होती। आपको इंटरव्यू में पूछ लिया, आप ऐसा गलत जवाब दोगे तो आपको रवाना कर देगा, वापिस जाओ पढ़ के आना इस बार। और अभी मैं कहूंगा कहते आप कहते हो ये तो हमें आता है, पढ़ा रखा आपने। अरे भारतीय न्याय संहिता कहां लागू नहीं होती है? हाँ हाँ भाई साहब आप गांव चले जाओ सबके, और मेरे को भी जाने दो, मत टाइम खोटी करो यार, घर वालों के पैसे बिगाड़ रहे हो। अरे ये भी जवाब नहीं है, आज तो आप जवाब दोगे तो ही आगे पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे यार। पूरी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ के पूछा सीता कौन थी, आप तो ऐसे कर रहे हो। वो तो रीना ने बता दिया, वो इतना क्या दिमाग उन्होंने लगा लिया। जैसे रौनक ने कल पूछा सर ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं, ये छोटी बच्ची है, इसका तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप तो बचीड़ हो, सबके सब इतने बड़े बड़े हो, आपको भी नहीं आता, ऐसे कैसे चलेगा। अरे मैंने पढ़ाया आपको,
बाटा होगी हर जगह लागू। भाई भारतीय न्याय संहिता में लिखा हुआ है जहां स्पेशल लॉ और लोकल लॉ लागू होंगे वहां लागू नहीं होगी। एग्जाम में भी वही क्वेश्चन गलत होते हैं जो हमें आते हैं, इंटरव्यू में भी हम वही गलत बताते हैं जो हमें आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। दिमाग लगाना है। हाँ, और जहां आर्मी नेवी एयरफोर्स का लॉ लागू होगा वहां भारतीय न्याय संहिता। मैंने कहा इन तीनों को हम देखते हैं, तीनों कहां तो लागू होगी कहां लागू नहीं होगी। अब वापिस से समझो, सुनो एक बार बुक डायरेक्ट मत देखो प्रियंका, इस भवन को मत देखो, एक बार इधर देखो, पहले समझो। पहले हम तीनों की बात करते हैं कहां लागू होंगे तीनों, फिर देखो कहां लागू नहीं होंगे। भारतीय न्याय संहिता पूरे भारत पे लागू होगी, आपने बताया सही है, लेकिन भारत यानी क्या है अब ये बताओ। 28 स्टेट, 8 यूटी, 12 नॉटिकल माइल्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, शिप जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड नहीं, इंडिया में रजिस्टर्ड हो, ऑल एम्बेसीज एंड ऑल हाई कमीशन, इंडियन एम्बेसी और हाई कमीशन, ये हो गया। तो अब आपको कोई पूछ ले स्काई, इन्फिनिटी स्काई, इसमें जितना भी ऊपर का आकाश है, गहराई कितनी भी गहराई हो, यहां तक लागू होगी। ये हो गया इंडिया यानी क्या, ठीक है। इंडिया यानी 28 स्टेट, 8 यूटी, ऑल 12 नॉटिकल माइल्स और ऑल एम्बेसीज, हाई कमीशंस। अब फिर तीनों ये कर दो, शिप, सबमरीन और एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। ये तो हो गया इंडिया यानी क्या। यहां पे लागू होगा भारतीय न्याय संहिता। लागू कहां नहीं होगा, जहां स्पेशल लॉ और लोकल लॉ लगते हैं और इसमें स्पेसिफिक दे रखा है आर्मी नेवी एयरफोर्स के लॉ लागू होते हैं, वहां पे भी लागू नहीं, यानी वहां पे वो लागू होंगे, स्पेशल लॉ लागू होंगे। अब कोई भी पूछे भारतीय न्याय संहिता कहां तो लागू और कहां लागू नहीं बता सकते ना, ऐसे जवाब नहीं देना विदेश में लागू होगी नहीं होगी, विदेश में होगी ना। अच्छा, आपको कोई ये पूछ ले क्या विदेश में लागू होगी, तो विदेश में लागू होगी। कहां कहां, जहां जहां हमारी एम्बेसी और हाई कमीशन है वहां लागू होगी। दूसरा, जहां जहां भारत का नागरिक गया हुआ वहां भी लागू, उस पे लागू होगी। भारत का नागरिक जहां भी है उस पे भारतीय लोग लागू होंगे भाई। हाँ, बियॉन्ड इंडिया कहीं भेज दो, मंगल ग्रह पे भेज दो, आप लागू होगा उस पे। मान लो वो अंतरिक्ष में गया और उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो भारतीय कानूनों में अपराध है, सजा मिलेगी आते ही, ठीक है, ध्यान रखना। बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहां लागू होगी, वही जवाब पूरे भारत में लागू होगी। कहां लागू नहीं होगी, यहां बोलो ट्राइबल एरियाज, 6 शेड्यूल का पैरा 20, ठीक है। असम का जो ट्राइबल एरियाज है, जो टिपिकल ट्राइब्स है, कार्बी, आंगलांग, कच्छार, इन पे। अपने राजस्थान का भी जो ट्राइब है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर का, इनका भी ट्राइबल एरिया जिसको टीएसपी कहते हैं वहां लागू होती है। हमारे कोर्ट चलते हैं क्योंकि हमारे स्टेट ने लागू कर दी। तो आप में से कई लोग जज बन के जाएंगे। मेरे मामा जी गए थे झाड़ोल जज बन के। झाड़ोल सबसे टिपिकल ट्राइब्स है, हर पहाड़ी की टॉप पे एक घर बना हुआ है। उनको कोटड़ा कोर्ट खाली था तो लगभग आधे समय का कोटड़ा का भी चार्ज रहता था। वो सबसे टफ ट्राइबल कहा जाता, टफेस्ट ट्राइबल कह दो उसको, कोटड़ा वाला। जहां एपीजे अब्दुल कलाम भी अपना जन्मदिन मनाने जाते थे, वो कहते इनमें आता हूं तो मुझे लगता है अभी हम बहुत सेवा करना बाकी है, बहुत पीछे हैं अभी। तो ऐसे जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके कस्टम प्रिवेल करेंगे। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये पांचों चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, ये तो सबका काका जी है, इससे तो सारे पावर लेते हैं। इसके अलावा मेजर क्या क्या है ये पहले समझो। मेजर एक्ट में क्या क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अपने जुडिशरी का सिलेबस ले लो या कोई सा भी ओवरऑल ले लो, मेजर के नाम बोलो। सबसे पहले मेजर तो ये सबका काका जी है, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, इससे सारे पावर ले रहे हैं। अब इनमें से छांटो मेजर कौन सा। पहले आपने लिखा बीएनएस, दूसरा इसी में लिखा हुआ सामने बीएनएसएस, एक बार तीसरे में बीएसए और चौथा सीपीसी। ये जो दे रखे हैं 5, ये तो लॉ ऑफ द लैंड है, ये तो सुप्रीम लॉ है हमारा। इसी के 7th शेड्यूल का कॉन्करेंट लिस्ट से एम्पावर्ड होकर के ये भी इफेक्ट में आते हैं। तो जो मेजर है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, जैसे ऐसे हाथ, अब इसको हम ऐसे थोड़ी कहते हमारी 5 अंगुलियां, एक अंगूठा और एक अंगुली आती है, समझ लो ये सबसे, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया।
भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम और सीपीसी, कैसे भी याद कर लो। ये सारे के सारे क्या है हमारे मेजर तो है ही है। ये इनको आप स्पेशल लॉ बोलोगे, लोकल लॉ बोलोगे या जनरल लॉ बोलोगे, क्या बोलोगे? ये सारे जनरल लॉ हैं। अब दो चीज ध्यान रखो, जनरल लॉ और माइनर जितने भी हैं, वो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो, सेक्सुअल हरेसमेंट हो, पोक्सो हो, कुछ भी, ईच एंड एवरी, इवन चाहे कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो, टीपी ही क्यों ना हो, लैंड रेवेन्यू वाले, लैंड टेनेंसी एक्ट सारे क्यों ना हो, लैंड रिफॉर्म के जितने भी लॉ आते हैं वो सारे क्या है? स्पेशल। माइनर जितना भी है स्पेशल, या फिर वो है लोकल, एक एरिया स्पेसिफिक में चलेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया टीएसपी, राजस्थान रेंट कंट्रोल, ऐसे जो स्पेसिफिक, मिताक्षरा दाय भाग का एग्जांपल मैं देता हूं, तो वो यहां लागू होंगे नहीं होंगे में हमने पढ़ा, यहां पे लागू होगा नहीं। ऐसे बीएसए किस पे लागू होगा और किस पे लागू नहीं होगा? सब पे लागू होगा, मगर ट्राइबल्स पे लागू नहीं। ट्राइबल्स पे उनके कस्टम्स लागू, ट्राइबल्स के अलग कस्टम होते हैं। और एक जगह और छूट, अच्छा रुको, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने ये शेड्यूल बताया आपको। ट्राइबल से रिलेटेड एक तो शेड्यूल 5 है और एक शेड्यूल 6 है, और एक है कि ट्राइबल को छूट दी जाएगी, ट्राइबल एरिया में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो एसटी से रिलेटेड एक मैंने पूरा वीडियो बना के, जो मेरे नाम से चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र जाखड़ ऑफिशियल, उस पर डाल रखा है, उसमें आप देख लेना ट्राइबल पे। इसलिए ये एक और चीज है, अरे हाँ एक चीज तो मैंने उस वीडियो में मेंशन ही नहीं की, भूल गया, अब याद आई है, वो पढ़ाते पढ़ाते याद आती कई चीज। आपने एक आर्टिकल का नाम बहुत सुना होगा ना, 370 है ना, बहुत लोगों ने पीएचडियां की और अभी भी चल रहा है, जिसको मीडिया लिखता है धारा 370, वो है अनुच्छेद 370। 70 के बाद क्या था? 370 के बाद में क्या? 371 में भी स्पेशल सिचुएशन दे रखी है, वो मन्ना मा सम्मा जी के, ऐसे मैंने आपको समझाया था। एक बार इससे बाहर निकलते हैं, अपन वापिस आएंगे इधर, जब बात चली है तो एक बार समझ लो, अभी समझ लेंगे तो ध्यान रह जाए। देखो एक तो आप ये किया करो, क्लास में ध्यान से समझो, फिर रिकॉर्डेड वीडियो उनको देख लो और पढ़ो, चीजें स्थिर होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए। ऐसे यूं ही अपन टप्पा मारेंगे तो फिर अपना भी टप्पा मर जाएगा, काम नहीं चलेगा। तुक्के नहीं मारने, कानून में तुक्के नहीं चलते हैं। चौबीस अप्रैल के बाद ये डेट, इधर देखो, इसमें है वो जो मैंने जब ट्राइबल वाला बनाया तो ये मैं भूल कैसे गया, यानी ये एक प्रकार से ट्राइबल के लिए तो नहीं है, लेकिन स्पेशल प्रोविजन है, वो रिलेटेड टू ट्राइब्स ही है। बता सकते हो आप कहां है? जैसे मैंने हिंट भी दे दिया, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, एक एक नहीं, 2-2 3-3 बार पढ़ा रखा है। आप लोग ऐसा किया करो, आप एक बार ऐसे अपने आप को पूछ के देखो कि क्लास में हम आए, इसके अलावा यूट्यूब हम चलाते हैं या सोशल मीडिया चलाते हैं, ऐसा रिकॉर्डेड क्लास भी कभी चला लिया करो, है ना, वो नेटवर्क ज्यादा नहीं खाते हैं, काम तो वही आएगा, ये बाकी तो काम भी नहीं आने। ठीक है, 370 अपन सीधे यहां पहुंचे, सीधी मुद्दे की बात पे आओ। हम अभी बात कर रहे हैं कहां लागू होगा कहां लागू नहीं होगा, उस बात को लेके हम बात कर रहे हैं। तो 370, वो जो अभी आप पूछ रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इधर समझ लो, इधर समझो एक बार, समझो बस, ध्यान यही रहना चाहिए, इधर उधर नहीं, दुनिया में क्या हो रहा बम पड़े हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम उनको रोकने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी कैपेसिटी अभी हम पढ़ लें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल होता है, एक आर्टिकल 1 से 395 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, और शेड्यूल है 12 शेड्यूल, इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऐसा ही एक शेड्यूल है 7 शेड्यूल, जिसमें यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है, जिसपे पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट पे 66 सब्जेक्ट है, जिन पे स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, ये लिख रखा मैंने यहाँ पे, और कॉन्करेंट लिस्ट इस पे दोनों पार्लियामेंट और स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। ऐसे 47 सब्जेक्ट है, इसमें 1 नंबर एंट्री पे हमारा आईपीसी, 2 नंबर पे मतलब भारतीय न्याय संहिता, 2 नंबर पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ऐसे देख रहे थे ना अभी हम। 12 नंबर पे साक्ष्य अधिनियम, 13 पे ये सीपीसी और ये लिमिटेशन ये थे। तो ऐसे इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये इसका अभी था। अब आ जाओ 370 पे।
यहां पे भी ऐसा दे रखा कि इनमें छेड़छाड़ नहीं की जाए। आपको याद रह जाए ना कहां लागू होगा कहां नहीं होगा, इसके रेफरेंस में बता रहा हूं आपको। सिर्फ ये देखो जरा, ये टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हटाए नहीं गए और ये कभी हटाए भी नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 मिनट में बवाल खड़ा हो जाएगा। अभी चल रहे हैं ना, अभी कहां बवाल चल रहा है, अड़ोस पड़ोस में कहीं बवाल चल रहा है क्या? अड़ोस पड़ोस का ये मतलब नहीं कि इधर तो रतन जी का घर और इधर इनका सृष्टि और का घर, पड़ोसी देश, उनमें कहीं बवाल चल रहा है क्या? बांग्लादेश में चल रहा है इस समय। हाँ, तो वो चलता ही जा रहा है। एक व्यक्ति ने कहा था कि हम ये चिकन नेक है इसको खत्म कर देंगे, अगले दिन उसको किसी ने गोली मार दी, करे भारत ने मरवा दी। मतलब भारत की ताकत हो गई है, पहले नहीं थी। पहले भारत ऐसे काम नहीं करता था, इजराइल करता था, अमेरिका करता था, रसिया करता था। अरे भाई, देश का दुश्मन है उसको तुरंत निपटाओ ना उसकी फाइल। अब वो भारत के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मूर्ख हैं उनको नहीं पता। उनके जैसे अगर हम जिंदा को जलाने लग जाएंगे तो 10 लाख तो जयपुर में जला देंगे हम। 10 लाख बांग्लादेशी पड़े जयपुर शहर में अकेले में। अगर ऐसे हिंसा की प्रति हिंसा अगर हम करने लगे, उन्होंने वहां पे पकड़ के हिंदुओं को जला रहे हैं, हम यहाँ मुस्लिम को नहीं जलाएंगे, हम बांग्लादेशियों को जलाएंगे, तो यहां से 10 लाख तो जयपुर में पड़े। ऐसे ये इतनी अक्ल उनमें नहीं है भाई। अगर जाति धर्म के हिंसा होती है तो धार्मिक लोग, देश की हिंसा होती है तो देश इफेक्ट होता है, तो फिर वहां के चुन चुन के ऐसे करने लग जाएंगे तो गरीब आदमी मर जाएंगे बापड़े, जिनके बाप दादा परदादा ना जाने कब बांग्लादेश मजबूरी में छोड़ आए। इतना नहीं, ऐसे ये टेम्परेरी प्रोविजन है। जब 370 चेंज किया गया था, राज्यसभा ने 5 अगस्त को, लोकसभा ने 6 अगस्त को, इसके 85 डेज के बाद में पूरे देश भर में 31 अक्टूबर 2029 को ये लागू हो गया 370 का चेंज। तब ओवैसी और बाकी विपक्ष के लोगों ने ऐसा नारा दिया था, यूट्यूब पे पड़ी ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं, 370 तो बहाना है, इनको तो 371 हटाना। पूरा नॉर्थ ईस्ट में बवाल मच गया था, पूरे नॉर्थ ईस्ट में। क्यों? ये इन ट्राइबल एरिया की स्पेशल सिचुएशन को देखते ये प्रोविजन किए गए हैं। देखो 371A रिलेटेड टू नागालैंड, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, निकालो, क्योंकि इसमें शॉर्ट दिया हुआ हो सकता मैं भी किसी में कोई गलत बोल जाऊं, है ना। अरुणाचल, असम, इनमें एक बार देखो ना 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 ना, शेड्यूल यहां कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल सेक्शन भी नहीं, आर्टिकल में आओ, है ना, आर्टिकल में आओ। बार बार देखो, एक हिंदी फिल्मों का गाना है ना, बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है हमारा दिलरुबा जाने हो, ऐसा करके पुराने गाने अच्छे गाने होते थे जिनके अर्थ निकलते थे। अब तो आप वाले गाने ही पता नहीं क्या है, क्या है। तो ये अपना कानून है, इनको भी बार बार देखो पढ़ो तब याद होगा। एक बार में तो आदमी का ही नाम याद नहीं होता है, देखने से चेहरा थोड़ा देखो। आप ये देखो, चेहरा जल्दी याद होता है, किसी का नाम जल्दी याद होता है, चेहरा। इसलिए देख के पढ़ना, फिर बार बार देखेंगे तो फिर नाम चेहरा याद हो जाएगा। आपको शुरू में मेरा नाम याद नहीं होगा, मुझे आपका नाम याद नहीं हुआ, धीरे 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 करके याद हुआ है। तो ऐसे ही ये लॉ है, इसको धीरे धीरे करके पढ़ना पड़ेगा बारंबार। 371A नागालैंड, ये रहा इधर नागालैंड। नागालैंड बी, देखो बी किससे रिलेटेड है? ये सारे क्या है? नागालैंड, असम टिपिकल ट्राइब्स हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। एम देखो, मणिपुर एक मेघालय, मणिपुर। एटी ये आंध्रा तेलंगाना का है, ये तेलंगाना सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एस यानी सिक्किम है क्या? देखो 371 का एफ देखो, एफ सिक्किम। जी में क्या है? मेघालय, मिजोरम। तो ये भी टिपिकल ट्राइब्स हैं, ये आपको याद रह जाए इसलिए मैं रेफरेंस में बता रहा हूं, ध्यान रख लेना। एच में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ये भी टिपिकल ट्राइब है। फिर यहां तो गोवा और कर्नाटक आ गया, ठीक है। तो ये 371A B C इसका, फिर F G H, ये भी टिपिकल ट्राइब्स है। यहां पर जो ट्राइबल एरिया है, तो आप कहेंगे इतने भारत में लागू नहीं होता, नहीं, इतने भारत में लागू होता है। वहां की स्टेट गवर्नमेंट इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग लागू कर देती है। अब एक बार वापस 370 में आओ, यहां पर पुराने जितने भी लॉ है, पुराना बेरेक्ट आप उठा के देखेंगे तो उसमें यही था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर यही था। तो क्या जम्मू कश्मीर में कोई कानून लागू नहीं होते थे? लागू होते थे, वहां की विधानसभा उसके अनुसार लॉ बनाती थी।
ऐसे यहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसके अकॉर्डिंग लॉ बना करके उसको लागू करता है। अगर उनका ट्राइबल का कोई लॉ है, एक चीज ध्यान रखना, ट्राइबल का लॉ हमारे ये जो जनरल लॉ है ना, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम, सीपीसी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे टफ होता है। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लॉ होते हैं, ऐसे आदिवासियों की जो कानून व्यवस्था वो किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू लॉ, नेचर के अकॉर्डिंग है। हम यहाँ गए थे, पहले नागालैंड गए तो वहां हमने देखा नॉर्थ ईस्ट, लगभग मैंने भ्रमण कर लिया, कोई 1-2 स्टेट बाकी रहे या 2-3 बाकी रहे। अलग इसलिए दे रहे हैं कि जब ये भारत में मिले थे ना तो इन्होंने कहा हमको नहीं मिलना आपसे, तो ये कहा था भाई आप बताओ क्यों नहीं मिलना, तो आप, इन्होंने कहा हमारा ये जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो स्टेटस है ना इसमें आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, इंटरवेंशन नहीं करोगे, इस शर्त पे भारत में शामिल हुए थे। हमारी परंपरा, रूढ़ियां, प्रथाएं, जैसे आप कई बार सुनते हो किरण रिजिजू जी का स्टेटमेंट, वो कहते हैं मैं गाय का मांस खाता हूं क्योंकि अरुणाचल में खाया जाता है, वहां पे बड़ा फेस्टिवल होता है तो उस दिन वो बलि देते हैं, गाय या बैल जो भी पाल के रखते हैं उसकी बलि देते हैं और उसका सर फेंकते नहीं है, घर के आगे एक बांस लगा हुआ होता है लंबा सा, जैसे ये कैमरा लग रहा है ना, ऐसे इसमें फंसा देते हैं। जिस घर के आगे ज्यादा उसके सर हैं वो उस गांव का सबसे प्रतिष्ठित आदमी होता है। तो वहां चोरी नहीं होती। ऐसे एक ऊंचा सा चबूतरा बना रखा, उसपे 3 ऐसे बने हुए थे, आप खेलों में देखते होंगे ना, मेडल वगैरह देते हैं ऐसे ऐसे। अब ये चबूतरा है, इस पे एक ये बना हुआ है, एक ये है और एक ये गोल्ड मेडल सिल्वर ब्रॉन्ज का नहीं है। 3 लोगों ने अपराध किया है, बड़े अपराध की सजा इस पे हाथों हाथ ही है, देर नहीं लगती। वहां पे चोरी किए तो तुरंत हाथ काटते हैं, तुरंत ही, तुरंत दान महाकल्याण है, वहां कोई ये एविडेंस और सीआरपीसी और ये नहीं लगती, वो मानते ही नहीं इन चीजों को। हाँ हाँ। हम्म। हाँ वो कुछ भी डाल सकते हैं, वो फॉरेनर है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ हाँ। तो ऐसे सब अपना अपना है। और छोटा अपराध क्या, इस चबूतरे में वही गांव के सामने तुरंत सजा देते हैं, ढोल पीटते हैं, झिंगा लाला हुर हुर आ जाओ सब लोग, इनको सजा देंगे, हाथों हाथ सजा। वहां लड़का लड़की को छेड़ने की सजा, वो छेड़ने का अपराध नहीं है, पता क्यों नहीं है? ओपन सोसाइटी है, जिसका जिसके मन किया उसके साथ रही, शादी करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी, साथ रही। इसका मतलब बच्चे होंगे तो होते रहो, छोड़ देते हैं, अगले के साथ चलेगी, फिर उससे अगले के साथ चलेगी। वहां की बिगेस्ट प्रॉब्लम है अनमेरिड मदर की, नागालैंड की सबसे बड़ी समस्या। तो वो अपनी समस्या है, अपना फ्रीडम है। हमने देखा, वहां पहली बार देखा कि गाड़ी के ऊपर बैठ के दारू पीते हुए, बियर पीते ना, अपने तो अंदर छुप के काला शीशा लगा के वो एकदम ऊपर। तो हमने पूछा भाई इनको कोई देखेगा, घर वालों को बताया, बोला इनका पेरेंट्स भी इधर से जा रहा होगा तो इस सिचुएशन में इनको बोलेगा नहीं कि तूने क्या किया, क्यों किया। मैंने कहा हमारे तो वही निकाल के खोसडार चालू हो जाएंगे, और जब तक कोर्ट के। हाँ। हम्म। हाँ, कुछ नहीं कह सकता कोई, माँ बाप भी नहीं कह सकते, इसीलिए वो ज्यादा बिगड़ रही, खराब हो रही। एक एक डिसिप्लिन होना चाहिए, हर में होना चाहिए, आदमी के लिए भी जरूरी है तो महिला के लिए जरूरी है, लड़के के लिए भी है, लड़की के लिए। हाँ। तो लड़का वहां ससुराल जाता ना अरुणाचल प्रदेश में, तो जैसे आप अपने यहाँ पे लड़कियां ससुराल जाती हैं। तो ये है ट्राइबल एरिया, जहां पर ये लॉ लागू नहीं होते, वहां ट्राइबल के अपने कस्टम है। अपना देश बड़ा है, विविधताएं हैं, इसलिए ऐसा, तो इसको ध्यान में रखना। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम कहाँ लागू होते हैं, कहाँ लागू नहीं होते, ये बात हमने डिस्कस की। इसको आप अच्छे से समझ लेना, अपने जहन में बैठा लेना कि हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और इनको अच्छे से पढ़ना है। BNSS तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहां लागू होंगे, कहां लागू नहीं होंगे, इस चीज को आप अच्छे से देख लेना। और एक इनके साथ में ये अपने बैरेक्ट पे लिख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन 7 शेड्यूल कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर इतने पे हमारा सब्जेक्ट आता है। आपको कल अगर एक पूछ लें, कल आप क्लास में आए तो किस नंबर पे क्या एंट्री है बता सकते हो क्या? चलो, ये हो गया हमारा सेक्शन 1,
इसी का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। सेक्शन 1 में यह भी दे दिया कहां लागू होगा कहां लागू नहीं होगा, ये मैंने आपको उधर भी दिखा दिया। 6 शेड्यूल का पैरा 20 भी बता दिया, सारा बता दिया। और अभी कुछ दिन पहले मैडम ने आपको एक एक चीज बताई है, एक एक डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस किए। आप उसका वीडियो देख लेंगे, सारा आ जाएगा। मैं यहाँ ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि उन्हीं चीजों को फिर से पूरा एक एक दोहराते रहना और इतने दिन बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं। 21A, अब इसमें जो लिखे हुए हैं सेक्शन ऐसे लिखे हुए हैं, ये ना 21A 21B इस प्रकार से हैं। ये थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो 21A में क्या लिखा हुआ हमारे यहाँ पे, ये मैं हटा देता हूं। टू 1A, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आप सिर्फ खाली 2 देख के मत छोड़ देना, इसका 21A है। तो 21A में किसको डिफाइन किया गया है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक को। ये पहले नहीं था डिफाइन किया हुआ पुराने लॉ में, लेकिन अब वर्तमान में है। क्यों है, क्योंकि अब वर्तमान में जरूरी कर दिया। अच्छा एक चीज और समझ लो, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो अब इतनी तो आपकी समझ डेवलप होगी, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे ये अपराध या ऑफेंस है, ये अपराध या ऑफेंस, स्पेलिंग देख लेना भाई। अपराध या ऑफेंस है, ये कहां कमिट होगा, कहीं भी कमिट हो सकता है, ठीक है। कब कमिट होगा, कभी भी कमिट हो सकता है। किसके द्वारा कमिट होगा, किसी के द्वारा भी कमिट हो सकता है। होने के बाद क्या होगा, ऐसे एक बार इधर देखो, सुनो, मोबाइल मत चलाओ कोई भी, फिर समझ में नहीं आएगा किसी को। अपराध हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, अरे सीधी सजा दे दोगे, पूरा प्रोसेस से बताओ मेरे को। अपराध हो गया तो पुलिस में जाते हैं ना, ऐसे सामान्य बताओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो हम पुलिस के पास में गए अपराध होने के बाद में, ये पुलिस वाले इसका क्या करते हैं, अरे पुलिस ट्रायल कर लेगी तो कोर्ट क्या करेगा, पुलिस इस पहले पुलिस करेगी FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या फिर इसको परिवाद भी कहते हैं। उसके बाद में इनको जेन्युइननेस झलकती है तो फिर इसमें पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन। एक मिनट, ये अभी पुलिस का ही फंक्शन चल रहा है। FIR हो गई, फिर इनको ठीक लगता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन की स्पेलिंग बोलना, इन्वेस्टिगेशन VES होगा, बोलते रहे ना भाई, VES। इन्वेस्टिगेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ना ना जांच नहीं होता, अन्वेषण। अन्वेषण, कोई बात नहीं, आपने जो बोला सही बोला, बट इसको अन्वेषण ही कहते हैं, ठीक है। वो जांच होती है ना, उसको इंक्वायरी कहते हैं। वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से होगी, जब पुलिस ने कहने पे इसकी इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण नहीं किया तो फिर कोर्ट आदेश देगा, उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ठीक है। दोनों में से जो भी हो, ये पुलिस करती है। अब पुलिस ने ये किया और इसके बाद में पाया कि अपराध नहीं हुआ तो यहीं पे FIR लगा के बंद कर देगी, और लगता है अपराध हुआ है तो फिर क्या करेगी, अरे ये कॉग्निजेंस कहां से लेगी, ऐसे क्या कर रहे हो, कोर्ट में लेके जाएगी मामले को। हाँ, अरे कोर्ट, पुलिस कौन सी ट्रायल करने लगी, अरे वो सही बताए हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन आपने गलत जगह समझ लिया है ना। अब सुनो, वो सही जगह समझो आप उन ट्रायल को। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पाया कि मामला नहीं बनता है तो FIR लगा देगी, और पाया कि मामला बनता है, एक बार सुनो, फोन ऑन मत देखो अभी, मत चलाओ, उसको बंद कर दो, नहीं ये समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। अन्वेषण हो गया, इसके बाद में अभी वर्तमान में 193 सेक्शन है, 193 BNSS का। इस सेक्शन में पुलिस वाले मामले को कहां लेकर जाएंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे। सुनो, फोन जल्दी बंद कर दो, जल्दी फायदे में रहोगे, कुछ नहीं बाद में कर लेना वो सारी गतिविधि। इधर देख लो, ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको, मेरे को लगता नहीं क्लास में बताने का
चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है मैं बता दूं तो ठीक रहेगा, क्योंकि जब माइंड में एक पिक्चर ही क्लियर नहीं होगी कि प्रोसेस क्या कैसे चल रहा है तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद में यहां रोल प्ले होता है कोर्ट का। ये चालान वालान सब अब आएगा। मामला कोर्ट में पेश किया, अब यहां पे चालान पेश किया जाएगा और इसको कोर्ट के ध्यान में आने के बाद में कोर्ट कोग्निजेंस लेता है। जो आपने कोग्निजेंस वर्ड बोला ना, वो यहां है कोग्निजेंस। एक बार उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कोई एटम गिर जाने दो एक बार। तो अपराध या ऑफेंस हुआ। अपन शादी ब्याह में तो नहीं जाते ना, ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते ना कि अब अपना FIR करवाएंगे, अब इनकी शादी करेंगे, हैं? या घर पे कोई मंगल कार्य या शुभ कार्य कर रहे हैं तब तो ये नहीं करते। ये कब करेंगे? जब अपराध हो गया तो पुलिस के पास जाएंगे, FIR करवाएंगे, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उन्होंने नहीं किया, कोर्ट ने आदेश दिया तो वो इंक्वायरी होती है, उसको जांच बोलते हैं, इसको अन्वेषण कहते हैं। जब ये सही पाया जाता है तो 193 BNSS में उस मामले को, उस फाइल को, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, फैक्ट फाइंडिंग हुई है, जो चीजें बरामद हुई है, डॉक्यूमेंट सेक्शन है BNSS का, आप इसमें खोल के देखेंगे तो यहां दिख जाएगा, इसमें देखेंगे ना, ये है। तो ये इस सेक्शन में कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट फिर उसको बताएगा कि तूने ये अपराध किया है, इसको बोलते हैं चार्ज फ्रेम करना। फिर कोर्ट का ट्रायल चलेगा, कोर्ट का ट्रायल चलेगा और फिर इसको सजा देगा। जैसे आप कह रहे थे ना, सीधी सजा दे देंगे, सीधा ट्रायल चला देंगे, ऐसे नहीं चलता। ये प्रोसेस होता है भाई। यहां पर एक आदमी है जिसने अपराध कर दिया, यहाँ पे पुलिस है जिसने इन्वेस्टिगेशन करके मामले को ले आई। देखो, ये तो अपराध करने वाला हो गया, ये पुलिस का काम हो गया। अब यहां से लेके सजा दिए जाने तक कोर्ट का काम है, और उसके बाद में अगर उसको जेल दे दी तो फिर जेल का काम है, जेल अथॉरिटी का। ये समझ लो पहले, बाकी कुछ मत करो अभी फिलहाल। यही है क्या जेल की स्पेलिंग? ये है, अपराध किया, पुलिस के पास गए, पुलिस ने FIR की, इन्वेस्टिगेशन किया, अन्वेषण किया, मामला सही पाया जाता है, 193 में कोर्ट को पेश कर दिया, कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग चली, कोर्ट ने सही पाया, सजा देके जेल में भेज देगा। ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के लिए हम भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत जो अपराध हो रहे हैं, या अन्य कानूनों के तहत, पोक्सो या इंडिसेंट या सेक्सुअल हरेसमेंट या एनी अदर लॉ जिनके तहत अपराध हो रहे हैं, इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ठीक है? ये हमेशा, ये बहुत बेसिक चीज है, क्लास में पढ़ाने की चीज ही नहीं कि भाई आपको ये चीज तो ध्यान में आई गई होगी। अभी आप जैसे रीना थोड़े दिन पहले इंटर्नशिप करके आई, आपने क्यों, कौन से, किन के अंडर में इंटर्नशिप किया था? ह्यूमन राइट कमीशन के अंडर में, स्टेट के किया। तो एक अच्छा लेवल का इंटर्नशिप था, इनके कॉलेज ने करवाया, आपने इंडिविजुअल अप्लाई नहीं किया था ना, ये कॉलेज वालों ने अच्छा किया, बहुत उनका प्रशंसा होनी चाहिए। तो आपको ये प्रोसेस देखने को मिलता है, किसी ने अपराध किया, अपराध करने के बाद में पुलिस ने पकड़ा, और जो सीरियस अपराध होते हैं ना, उसमें सजा होने से पहले ही पकड़ के सीधा जेल में टेकते हैं। तो ये तीन चीजें ध्यान रखें, अपराधी, अपराध करने वाला जिसके द्वारा अपराध हुआ है, फिर पुलिस का प्रोसेस, उसके बाद में कोर्ट और जेल। ये तो इसको ऐसे समझ लो, ये समाज है भाई, हमारी सोसाइटी है। ठीक है? यहां पर किसी ने, कोई समाज में कोई आदमी ने अपराध कर दिया तो फिर वो पुलिस के पास चला जाएगा, पुलिस ने जांच की, कोर्ट के पास भेज देगा, और कोर्ट ने अपराधी पाया, सजा देके जेल में भेज देगी। ये 1 2 3 4 स्टेज हैं। ठीक है? इसको हमेशा ध्यान में रखना है। कोर्ट का काम सजा देने तक का ये ध्यान रखना। अब सजा के बाद में भी कई बार हम पढ़ते हैं ना, राज्यपाल ने माफ कर दिया, राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, यहां कोर्ट उसमें इंटरवेन नहीं करेगा, जेल उसमें मना नहीं कर सकती। क्लियर है? एक कोर्ट ने सजा दे दी, जेल में भेज दिया, फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी माफ कर देती है, उचित सरकार, केंद्र का मामला है तो केंद्र सरकार, राज्य का मामला है तो राज्य सरकार बिना अपराधी को बताए हुए भी माफ कर देती है। बेल देना कोर्ट का काम है, पेरोल पे देना काम तो कोर्ट का है, लेकिन वो पैरवी नहीं करेगा जो सरकार का आदमी है, तो फिर पेरोल पे छोड़ देते हैं। जैसे बीच बीच में इस बाबा राम रहीम को छोड़े ही जा रहे हैं, ठीक है, आसाराम बापू को भी बीच बीच में छोड़ रहे हैं अभी। तो ऐसा ये पूरा प्रोसेस है, इसी को हम BNSS और BSA के थ्रू डिस्कस करते हैं। CPC में सिविल मामलों में डिस्कस करते हैं, क्रिमिनल मामलों में डिस्कस करते हैं। ये समझ में आ जाएगा ना?
इसको माइंड बना के पढ़ा करो। ये इसका काम है, ये इसका काम है, ये इसका काम है, ये यहां आ गया, अब यहां आ गया। तो यहां एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब छोड़ती है, जैसे बिल्किस बानो रेप केस में छोड़ा था गुजरात दंगों में, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा गलत छोड़ दिया रेप के मामलों में, और वो वापिस कोर्ट गई बिल्किस बानो, तो फिर कोर्ट ने उन लोगों को वापिस जेल में पटका। किन्होंने छोड़ दिया था? गुजरात की सरकार ने, लेकिन वापिस कोर्ट ने पटक दिया। तो कोर्ट का काम सजा देने तक का हो गया, उसके बाद सरकार का काम है किस जेल में रखना, कैसी जेल में रखना, कहां की जेल में रखेंगे, राजस्थान रखेंगे। जैसे यहाँ लॉरेंस है, अपराध कर दिया, पुलिस का कार्य चल रहा है, अभी कोर्ट ने फाइनली उसको सजा नहीं दी है, लेकिन उसके मामले इतने गंभीर हैं कि उसको जेल में रखना पड़ रहा है। जेलों में दो सामान्यतः 4 तरह के कैदी हैं, मेल फीमेल तो है ही है, इसके अलावा छोटे कैदी हैं जिन पे ये इंटर्नशिप करके आए, बच्चों की जेल अलग है, वहां रखा जाता है, महिला पुरुषों की जेल अलग है। और फिर 2 और हिस्से हैं, एक है अंडर ट्रायल और एक है सजा याफ्ता, यानी इनका भी ट्रायल चल रहा है। लाइक जैसे मैंने एक आदमी का नाम लिया लॉरेंस, उसकी सजा का ट्रायल चल रहा है, अभी सजा नहीं हुई है, हैं? हाँ हाँ हाँ, जो बीएनएसएस में सारी ऐसे बता रखा है। तो ये एक प्रकार है। बच्चों ने क्या, बच्चों की जेल जिसको हम जेजे के तहत भेजते हैं ना, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन होम बोलते हैं, सुरक्षा गृह, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सुधार गृह, नारी निकेतन, विजिट करने देंगे। अभी इनको तो करवा दीजिए, इन्होंने इंटर्नशिप की, आपको अभी करवा देंगे। और ये जो एडवोकेट बन गए, वो एडवोकेट बन के अपना मैटर लेके जाएं, उनको इंटर्नशिप अलाउ नहीं होती है, ऐसे अभी करवा देंगे आपको, तो तिहाड़ की विजिट हो जाएगी। तो ये आप वहां देखेंगे, ये सारी तरह के कैदी, छोटे बच्चे भी आपको वहां मिलेंगे, बड़े अपराधी भी मिलेंगे। बड़े में 2 तरह के मिलेंगे, महिला पुरुष, और उनमें भी 2 तरह के मिलेंगे, एक जिनका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में अंडर ट्रायल, और एक ऑलरेडी सजा मिली हुई है। ये पूरा प्रोसेस होता है, इसलिए आप जब भी पढ़ें इस पूरी चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ो। फिर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, ये सारा किस मामले में कैसे सजा होगी, ये पूरा हम इनके अंदर पढ़ेंगे, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम में। अभी ध्यान इधर ही रखो, कुछ मत देखो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, भूल जाओ सब कुछ। तो 2(1)A में है ये ऑडियो वीडियो। तो ऑडियो वीडियो का क्या काम है, अब कर दिया भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम के बाद में बीएनएसएस में हर चीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये पुलिस अपना काम कर रही है ना, इधर देखिए, यहां ये पुलिस अपना काम कर रही है ये। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं कर सकते कि गैर इन्वेस्टिगेशन करके आगे, नहीं, इनको वीडियो बनाना पड़ेगा, पुलिस वालों को वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर ये करेंगे। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले इधर चोर आ गए थे, तो पुलिस वाले पकड़ के लेके, तो पुलिस वाला भी उसका वीडियो बना रहा है, अरेस्ट का भी वीडियो बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन का भी वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वो वीडियो स्टोर रखना पड़ेगा जब तक कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, जब तक अपील पूरा नहीं हो जाता। इसलिए ये डेफिनेशन 2(1)A दे रखा है, ये आपका 2(1)A, ये वाला 2(1)A में ऑडियो वीडियो रखने के पीछे का रीजन ये, ताकि आदमी के ऑन कैमरा में चीज बोल रहा हूं, वो तो रिकॉर्ड पे आपको अभी शाम तक क्लास में मिल जाएगी, ऐसे चीजें कोर्ट में मिल जाएंगी। तो फिर आदमी ये नहीं कह सकता कि साहब मेरे को तो डरा धमका के हाँ करवा ली थी, या मेरे को तो ध्यान नहीं था, मेरे याद नहीं। अरे तू कैमरे में बोल रहा, सामने दिख रहा, याद कैसे नहीं था? ये फॉरेन में ये प्रोसेस होता है, हमारे भी ये हमने अडॉप्ट कर लिया। तो ये हो गया ऑडियो वीडियो हर मामले का। शुरू में पुलिस वाले जब ये कब लागू हुई थी भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम? 1 जुलाई 2024 को जब लागू हुए, उसके बाद में पुलिस वालों ने अरेस्ट किया और ले गए। लाते ही जज ने कहा लाओ वीडियो कहां है, तो उसने कहा वीडियो किसका, क्योंकि वो तो आदत में आ रखी थी ना, कि गए पकड़ा और ले आए, कोर्ट ने छोड़ दिया, तुरंत छोड़ो इनको। तुमको पता है 1 जुलाई के बाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लग गया, उसमें दे रखा अरेस्ट का भी वीडियो चाहिए हमें, इसके बिना छोड़ दिया। न्यूज़पेपर में आई हुई न्यूज बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए अब ये चीजें ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड करना, उनको स्टोर करना, कोर्ट के प्रोसेस में भी उनको काम में लेना, ये सारा रहेगा। एक पेशी का भुगतान करते हैं ना, पेशी का भुगतान, तब भी ऑडियो वीडियो होता है, ठीक है। मान लो कोई कैदी ऐसा है जिसको बाहर से यहां लाने में ज्यादा खर्चा हो रहा है या रिस्क हो रहा है, तो उसको विजुअल हियरिंग उसकी की जाती है, वहां पे भी उसका ऑडियो वीडियो स्टोर करके रिकॉर्ड करके रखना होगा। इसके बाद में बेल
जमानत यानी कोई ऐसा अपराधी है जिसने अपराध किया है, तो जैसा मामला है उसके अकॉर्डिंग टू बी में, बी यानी बेल, तो फिर उसको जमानत दी जाती है। अब ये जमानत कौन देगा, इसलिए आप प्लीज ऐसा करना कि आपको ऐसा ही फालतू चीज लगेगी ये, लेकिन इसका एक फोटो खींच के ऐसा एक डायग्राम बना लेना। आप बेल का प्रोसेस आएगा तो आप बेल कहां से दिखाओगे, कौन बेल देगा और कब बेल देगा, वो तो प्रोसेस है। बेल तभी तो देंगे, जेल में है कोई आदमी तब बेल देंगे। जेल में है कि साहब इसको बेल दो, बेल इज राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन, ऐसा हमारी जुडिशरी मान के चलती है। बहुत सारे मामलों में कहा गया क्यों दो इसको, और मान लो खतरनाक अपराधी जैसे यार लॉरेंस को बेल क्यों नहीं दे रहे, पहली बात तो वो ले ही नहीं रहा है, उसको पता है ले ली तो गोली मार देंगे, आती छोड़ेंगे नहीं कोई जिंदा। एक बात, मिसयू वाले नहीं छोड़ेंगे, ये मिसयू वो नहीं कि किसी की याद आ रही है, खतरनाक गैंग है पंजाब में, लॉरेंस की गैंग की टक्कर की गैंग है वो, मिसयू गैंग के नाम से, वो यही तो कह रहे हैं हमारे पीछे तो इतना नाद होके पड़े, मिसयू वालों को तो बोल ही नहीं रहे। मिसयू का मतलब है जो गैंग में था गड़बड़ की, गोली मार दी, मिसयू, अब हम उसको मिस करेंगे क्योंकि जिंदा छोड़ा ही नहीं, हमने मार दिया, इसका नाम ही मिसयू है। अपन इस पे ज्यादा नहीं बोलते, नहीं तो पुलिस वाले आजकल सर्विलांस पे ला रखा है, जो लॉरेंस का, सुमित गोदारा का, गोल्डी बराड़ का, इनका, खैर मैं तो पढ़ा रहा हूँ एकेडमिक डिस्कशन में, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इनका बार बार सर्च करोगे ना सोशल मीडिया पे, सर्च मत कर लेना, 2-5 दिन किया तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे या ससुराल इस जगह रख देंगे, बड़ी माई के जेल में रख देंगे यहाँ ले जाके, क्योंकि ऐसे अपराधियों को हीरो नहीं बनाना। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, जो जेल में है उसको ही बेल की जरूरत। आप और हमें बेल चाहिए क्या, कि हमें अभी सर्दियों में हमारे घर जाना है, बेल चाहिए। आप बेल मांगते हो कि छुट्टी मांगते हो, छुट्टी। आप बेल क्यों नहीं मांगते, क्योंकि आप जेल में नहीं हो, कभी होना भी नहीं है ना, जाना है इसलिए छुट्टी। तो ऐसे वो स्कूल टाइम तक होता है, अब तो आप स्वयं भू कमांडर है, नहीं आए, नहीं आ रहे भाई, क्योंकि अब आपको भविष्य तय करना है। स्कूल से में बच्चा छोटा होता है, थोड़ा अनुशासन में रखना होता है, ठीक है, पूरा आप समझाएंगे, घर वालों ने पूरी फीस दी तो पूरा पढ़ाएंगे, भूख हमें भी लग रही है, नहीं बहुत नहीं है, ये इसका फोटो खींच लिया आपने, इसको बना के रखना और समझोगे तो समझ में आएगा, बाकी ना तो जेल समझ में आएगा, ना बेल समझ में आएगा, ना पेरोल समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसको माइंड में रखो, टाइम ऐसे ही होता रहेगा, ये ध्यान रह जाएगा। रुको एक बार डेफिनेशन पूरा करेंगे, मैडम ने करवाया इतना, हाँ ना डेफिनेशन कराऊंगी नहीं मैं पूरी, मैं तो बस खाली ऐसे बता रहा हूं, मैडम ने करा दी ना, रोजाना कहीं की डेफिनेशन कराना। बेल के बाद में है बेलेबल ऑफेंस, ये शेड्यूल दिया हुआ है इसमें हमारे इसी बीएनएसएस में, जिसमें दे रखा बेलेबल कौन से और नॉन बेलेबल कौन से। जो उसमें लिख दिया ये बेलेबल है वो बेलेबल है, लिख दिया नहीं बेलेबल है नहीं बेलेबल है। सामान्यतः 7 साल और इससे ऊपर तक की सजा वाले मामले होते हैं, उनमें कोर्ट बेल देने से बचता है, बेल नहीं देता है। बाकी किसी में भी बेल दी जा सकती है, इवन डेथ तक के मामले में दी जा सकती है, वो अपराधी कैसा किस प्रकृति का ये देखा जाता है। इसके बाद में बॉन्ड, जो बेल के लिए जो राशि भरी जाती है, कि ये भी उसमें दिया हुआ कितने तक की रकम भरना, जैसा व्यक्ति उसकी हैसियत उसके अनुसार। चार्ज, किसी ने अपराध किया है, कोर्ट के पास मामला जाएगा, जाते ही पहले उस पर चार्ज फ्रेम करेंगे, बताएंगे उसको कि तूने ये अपराध किया, तूने चोरी की, लेकिन ये स्वीकार करे ऐसा जरूरी नहीं है, बता भाई चोरी की कि नहीं की, तो बता, वो बताएगा। इसके बाद में चार्ज के बाद में संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल वही जिनमें इसमें लिस्ट में दे रखा, शेड्यूल में दिया हुआ है, जिनको कॉग्निजेबल का, देखो एक बार शेड्यूल देखो इसका, बीएनएसएस में एक शेड्यूल दिया हुआ वो देखो। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल है। ऐसे बीएनएसएस में कितने शेड्यूल है देखो जरा, हाँ देखो, इनके दर्शन करो, देखिए क्या है, 1 शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, यानी एक टेबल दे रखी है जिसमें कॉलम है, सेक्शन है, सेक्शन वो है बीएनएस के, उसके बाद में ऑफेंस है, कौन सा अपराध है, उसके बाद में दे रखा बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और ट्राइबल बाई विच कोर्ट, ऐसा दिया हुआ है। तो कोर्ट भी, आप जज भी बन जाएंगे ना, तो इससे देखेंगे भैया इतने नंबर सेक्शन में किया, इसकी सजा क्या है, कौन सा कोर्ट सुनेगा, कॉग्निजेबल है कि नहीं है, बेलेबल है कि नहीं है। हमारे कहने से बेलेबल नहीं होगा, उसमें लिखा हुआ बेलेबल है तो बेलेबल है, उसमें लिखा हुआ बेलेबल नहीं है तो नहीं है, कॉग्निजेबल है तो है, कॉग्निजेबल
और नॉन कॉग्निजेबल की एक डेफिनेशन ये होती है, पुलिस वाले जिस मामले में बिना वारंट को अरेस्ट कर सकते हैं वो मामले कॉग्निजेबल कहलाते हैं, नॉन कॉग्निजेबल। वारंट के अरेस्ट कर लिए, अभी जैसे मान लो, सुनो सुनो एक मिनट सुनो, ये एक मिनट सुनो, ये समाज है, ये ऑफेंस हो गया व्यक्ति से, ये पुलिस है और ये कोर्ट है, वो समाज, ये पुलिस, ये कोर्ट और जेल। पुलिस वाले गए और किसी को उठा लाए, फिल्मों में ऐसे देखते हो ना, वो कह ला वारंट बता ऐसे, और अपनी वर्तमान पुलिस को कोई कह दे ला वारंट बता, तो क्या करेगी वो? 2 रैपट लगाएगी, अंदर पटकेगी, इसका कानून अभी ढीला करता हूं। लेकिन वो सही प्रोसेस है या गलत है? गलत है। पुलिस वाले गुंडागर्दी करते हैं इसमें, फिर सस्पेंड होते हैं वो नौकरी से। ठीक है, सही प्रोसेस यही है। पुलिस अभी भी गुंडी है, पुलिस खतरनाक गुंडी है, पुलिस शराफत से, कानून से काम कम करती है और गुंडागर्दी से ज्यादा करती है, जो बिल्कुल गलत है। अभी पुलिस में बहुत सुधार आने की जरूरत है, बहुत सुधार आने की जरूरत है। वो मानते ही नहीं है, वो यूं मानते हैं जैसे हम ही सब कुछ है। कई बार जज भी गलत करते हैं, जैसे कई वीडियो में देखते हैं ना, जज जानबूझ के एडवोकेट को गलत तरीके से डांटते हैं, वो गलत है। तो ऐसे किसी को अरेस्ट करेंगे तो उसमें दे रखा कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कहां दे रखा है? शेड्यूल में दिया हुआ है। शेड्यूल 2 है, उसमें फॉर्मेट है, अरेस्ट का क्या है, इसका सर्च का क्या है, इसका बॉन्ड वगैरह जो भरवाए जाएंगे उनका क्या है, ऐसे एफिडेविट बनते हैं, वो इसके अनुसार बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में परिवाद। परिवाद किसको कहते हैं? कंप्लेंट या परिवाद। एक होता वाद या केस, इनमें क्या फर्क है ये देखो। अब अपन पुलिस में जाके क्या करते हैं अपन ना, वो तो करते हैं, उसको बोलते क्या? केस। कहते हैं केस करूंगा तेरे ऊपर, है ना, केस कर दूंगा। अभी तो अपने है नहीं, वो पास आउट होगी, पहले उससे यहाँ गोविंदगढ़ से आती थी दिल्ली, तो उसमें बच्चे बहुत थे हम अपने पास में, तो उसे कोई हंसी मजाक करता, उसका नाम अंजलि था। वो हंसी मजाक करते कि देख मेरे से ज्यादा बोला ना, तेरे पे 3 SC ST लगा दूं, केस कर दूंगी, ऐसे उसका फिक्स डायलॉग था। तो केस यानी हिंदी में जिसको वाद कहते हैं, ऐसे ही कंप्लेंट की स्पेलिंग बोलना, कंप्लेंट यानी परिवाद, ये इसको डिफाइन किया गया। वाद यानी कोई ऐसा हमारा किसी बात पे मतभेद हो गया, टकराव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, वो तो वाद में आ जाएगा। परिवाद का मतलब है हम गए पुलिस के पास में वाद दायर करने, हमारा मोबाइल खो गया, गए, पुलिस ने नहीं दर्ज किया, भाग जाओ यहां से। अब तो आपका जमाना तो बदल गया, आपके जमाने में पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं FIR। ठीक है, आप गए, पुलिस ने नहीं की, और मान लो आपने FIR करा दी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस आपका मामला दर्ज ही नहीं कर रही है। हमारे यहाँ पे चोरी हुई तो 2-3 पड़ोसियों के, पुलिस ने FIR नहीं काटी, पता क्यों नहीं काटी? चोरी में तो काटनी चाहिए ना, हमने पकड़वाया भी उस आदमी को, फिर भी नहीं काटी, क्यों नहीं काटी? उनका नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाता है, इसलिए उन्होंने बात की, वो ज्ञान देने लग गई, भाई साहब आप ऐसा करो, इसको कूटो, ये चोरों को कूटेंगे तब भागेंगे, ऐसा करके। जबकि करना क्या चाहिए था, जाते ही FIR करो। अगर हम अड़ जाते तो FIR करनी पड़ती कि नहीं पड़ती? करनी पड़ती। लेकिन हमें भी पता है यार, ये चोर भी पुलिस वालों के, आजकल समाज में रहने वाला आम आदमी भी डरता है कि हम ज्यादा करेंगे तो पता चलेगा कल शोरूम साफ करवा देंगे, है ना। 5-7 खतरनाक चोरों को कह देंगे कल ट्रक लगा के चेप देना मीटर इनका, थोड़े ज्यादा ही ज्ञान झाड़ रहे थे। तो वो कह रहे अरे, वो बचना चाहती है कि FIR कम से कम हो और इसी में पिंड छूट जाए, जबकि उसको FIR, अब पुलिस काम नहीं कर रही है तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट पुलिस को आदेश देगा इन्वेस्टिगेशन करो, तो वो कहलाता परिवाद, कंप्लेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन में है, मैडम ने आपको सारा पढ़ा रखा है, उसको देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो मोबाइल पे या इंटरनेट के थ्रू जो होती है वो सारा इसमें आ जाएगा। हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट होता ही है। जांच यानी इंक्वायरी, ये मैंने बता दिया कि इसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं और जांच को इंक्वायरी कहा जाता है, जो कोर्ट के आदेश से होती है। अभी हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन, तो ये आपको बता ही दिया। मामला पुलिस, जनरली जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, पुलिस को कोई कोर्ट के आदेश की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है, इसको अन्वेषण कहा जाता है। उसके बाद में जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो ये न्यायिक कार्रवाई चलेगी है। लोकल जुरिस्डिक्शन, जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है, जैसे हम जहां रह रहे हैं, ये पुलिस थाने बजाज नगर का जुरिस्डिक्शन है।
ये रेलवे लाइन के उधर चले जाएंगे तो पुलिस थाना बदल जाएगा, यानी ज्यूरिस्डिक्शन दूसरे थाने का हो जाएगा। ऐसे ये कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन ये आपको 21N में बताया गया। 21 के O में नॉन कॉग्निजेबल, तो ये भी लिस्ट दे रखी है शेड्यूल में, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल कौन कौन से मामले हैं। नोटिफिकेशन, ऐसी चीजों का कोई नोटिफिकेशन कर दिया कि भाई ये थाना बदल गया, ये पहले महेशनगर चौकी होती थी, आजकल महेशनगर थाना बन गया। देखना थोड़े दिनों में अपने देखते थे गोपालपुरा चौकी है ना, पुलिस चौकी, ये भी थाना बन जाएगा, क्यों बजाज नगर थाने के पास काम इतना ज्यादा हो गया और ये भी एरिया काफी संवेदनशील हो गया। उसके बाद में ऑफेंस, तो इसमें ऑफेंस के बारे में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, जैसे मैंने बताया कि वो सीआई, कहीं कहीं सीआई को दे रखा, 3 स्टार वालों को इंचार्ज बना रखा, कहीं 2 स्टार वालों को ग्रामीण एरिया में, जैसे अपनी तहसील और ये छोटा इलाका होता है वहां 2 स्टार वाले। प्लेस जगह पुलिस रिपोर्ट, ये हो गया पुलिस स्टेशन यानी थाना, पुलिस थाना जिसको कहते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, पीपी जो अपॉइंट किया जाता है। सब डिवीजन, ये मैंने ऐसे इसको देखो इधर डिफाइन कर रखा है आगे, ये सबको ध्यान में रखना है, ये वाला, इसका भी आप फोटो ले लेना। वैसे मैं ऐसा करता हूं, ये अभी क्लास हो जाए उसके बाद मैं इनको मिला के एक स्लाइड बनाऊंगा दोनों को, ये बाकी के सब हटा दूंगा। ये चीज भी आपको ऐसे ही ध्यान में रखनी है। ये अच्छा ट्रिक है, ये मेरे भी पहली बार देखा, मैंने कहीं इसको देखा नहीं, मेरे पढ़ाते पढ़ाते ये आया। ऐसे समझ के आप ये समझो कि ये पूरा लीगल प्रोसीडिंग इससे चल रहा है। अब किन पे चलेगा ज्यूरिस्डिक्शन, और ये देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, छोटे से डिवाइड करो, जेएम सेकंड, जेएम फर्स्ट, एसीजेएम, सीजेएम, एएसजे, एडीजे, डीजे, ये जुडिशरी का हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पूरा। ये अपने बीएनएसएस का सब्जेक्ट मैटर स्टडी का, यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का नहीं बता रखा, ठीक है ना, इनका बता रखा, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट है और हम यहाँ ट्रायल की बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऊपर से लोगे तो चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, स्टेट है तो स्टेट पूरे का चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, डीएम जिसको कलेक्टर कहते हैं, एडीएम और एसडीएम, फिर नीचे तहसीलदार, पटवारी, ये एडवोकेट जिसको आप सरकारी वकील कहते हैं, ये वाला एपीओ, एपीपी, पहले एपीपी कहते थे, फिर एपीपी, एपीपी, डीवाईपी और डीपी। और वो एक होता है जो हाई कोर्ट और इनमें अपॉइंट किया जाता है, वो कहलाता है एजी, डबल एजी। सुप्रीम कोर्ट में करते हैं उसको अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये उनके नाम है। तो ये ट्रायल कोर्ट में काम आने वाले लोग हैं। ये हमारा गांव के लेवल पे है तो ये छोटा, हमारी ग्राम पंचायत, ये पंचायत। तहसील लेवल आते, ये हमारा तहसील, इनके इक्विवेलेंट किया ऐसे मैंने, तहसील लेवल पे। यहाँ पे ग्राम में भी ग्राम का मजिस्ट्रेट लगाया जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है, अपने लॉ भी पास किया, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। तहसील लेवल पे एसीजेएम, जेएम के कोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये 3 मामलों में लागू हो रहा है, सिविल, रेवेन्यू और क्रिमिनल। सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, तीनों मामलों में ये टेबल बड़ी काम की है। देश में जैसे एक भारत हो गया, देश भर में ऊपर का कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ बैठने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्टेट राज्य यानी हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, संभाग यानी डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, जिला लेवल पे सेशन जज, एडीजे, सीजेएम, एसीजेएम, ये सारे जेएम। डिविजनल लेवल पे एसीजेएम, जेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तहसील लेवल पे भी एसीजेएम, जेएम, ये सारा एक समझने के लिए ये हमारा एक, हमने इनको विभाजित कर रखा। ये एडवोकेट को काम को देखते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये इस हिसाब से ये हमने हमारे देश की एक हायरार्की बना रखी है कि इस क्रम से कोर्ट होंगे, ऐसे हमारा गांव, तहसील, जिला, राज्य, देश, ऐसा करके बनेगा। तो ये सारी चीजें, सब डिवीजन हो गया। उसके बाद में विक्टिम यानी जिसके साथ अपराध किया जाए, जिससे अपराध हो जाए, पीड़ित व्यक्ति, वारंट केस, जिन केसेस में जो वारंट केसेस, यानी इसमें डेफिनेशन में इतना बता रखा, जो समन केस नहीं है वो वारंट केस है, और वारंट में बता रखा जो समन नहीं है वो वारंट, और वारंट नहीं है वो समन, ऐसा करके अपोजिट। लेकिन ये भी इस टेबल में दे रखा कौन से वारंट होते हैं, कौन से समन केसेस होते हैं। इसके बाद में सेक्शन 3 से आगे का कल करेंगे। मैडम ने 2 डेफिनेशन तक ही कराया, 3 तक नहीं कराया ना? ठीक, करवा दिया, 3 करवा दिया ना? तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट। 3 में बस इस कल, ताकि नया फ्रेश चालू करें। 3 का मतलब रेफरेंस, तो इसमें दे रखा भाई रेफरेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, संदर्भ। तो ये बता रखा है जैसे मजिस्ट्रेट शब्द कहीं आए तो जनरली जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और कहीं कहीं पे आए तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है। जैसे आता लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आदेश जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देता है, जिसको पहले धारा 144 कहते थे, आजकल वो बदल गई, तो वो
रेफरेंस देखा जाएगा, कहां एग्जीक्यूटिव है कहां जुडिशियल है, हमारे दोनों तरह का मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है। ये सेक्शन 4 में दे रखा ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता और अदर लॉज, भारतीय न्याय संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। एक मिनट, ये और मैं समझा दूं, एक बार समझ लो, कहीं कोई डाउट हो लिख लिया करो, बाद में बता दें। क्लास में पूरा ध्यान से समझा करो, बिल्कुल मोबाइल कुछ मत चलाओ, ध्यान भी इधर उधर मत जाने दो, यही तन मन से यहीं बैठे रहा करो। फिर इसमें दे रखा है सेक्शन 4 में, ये हमारी जो भारतीय, ये जो सारा ट्रायल का हमने देखा, तो ये किन किन पे लागू होगा, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम। तो यहां बता रखा जो अपराध भारतीय न्याय संहिता की जिन धाराओं में अपराध किया जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उनका ट्रायल चलेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार उनको प्रूव डिस्प्रूव करेंगे। ये इसका सेक्शन 4 हो गया। 5 में सेविंग्स बता रखी कि जो बातें यहां कोई ऐसी बात रह गई हो तो उसके बारे में यहां पे बता रखा है। तो एक मैंने आपको बेसिक सा डिस्कशन हम लोगों ने किया, इसको समझने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को एक बार आप सेक्शन 1 to 5 अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, उसके बाद में इससे आगे का डिस्कशन कल की क्लास में हम लोग करेंगे। आज का डिस्कशन मेरी ओर से पूरा हुआ और अभी 11 बजे हैं। कल भी हम कोशिश करेंगे 10 साढ़े 10 तक क्लास डेली करेंगे अपन, ठीक है। मैं 2 सब्जेक्ट की क्लास